यदि राज इस उम्र में किसी कबीले से भी जुड़ जाता तो अपनी ही उम्र के लोगों के बीच वो एक अनपढ़ की तरह लगता। उसका हाल कुछ ऐसा जैसे मौत के करीब खड़ा कोई प्राइमरी क्लास में होता है। ऐसे में कोई कितना सीख सकता है और इस सब से उसे क्या हासिल हो सकता है। साथ ही उसका तो कोई भविष्य भी नहीं होता, वो तो कभी भी मौत के हवाले हो सकता है। यदि राज कैसे भी करके अपना आधार बनाने में कामयाब हो भी जाए तो भी आगे के जादू के लिए उसकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी होगी। जो काम लोग 16-17 की उम्र तक आकर कर लेते हैं, शायद वही काम राज अपनी 40 की उम्र में कर रहा होगा। एक तरफ वो जादूगर थे जिन्होंने बचपन से ही जादू सीखना शुरू कर दिया था और अब तक काफी कुछ सीख चुके थे। दूसरी तरफ राज था जो 18 साल का हो चुका था और अभी अभी जिसने जादू की दुनिया में अपना कदम रखा था। ऐसे में अगर किसी का पेच ढीला हो तो वो ही राज को जादू सिखाने में अपना समय बर्बाद करना चाह सकता था। अगर पहाड़ी महारथियों में से कोई राज को किसी कबीले में दाखिल भी करवा देता और एक समय तक उसकी देखभाल का भी ध्यान रखता तो भी कुछ समय बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता। काल घाती के पास फिलहाल लम्बकरण की बातों का कोई जवाब नहीं था। उसने इस मुद्दे पर लम्बकरण की तरह नहीं सोचा था। उसे तो बस इतना ही मालूम था कि आजाद जादूगर होना कठिनाई से भरा होता है। उसने ये नहीं सोचा था कि राज के लिए कबीले में जुड़ना कभी भी बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता था। इसीलिए आजाद जादूगर रहना और कबीले में जुड़ने के बीच का अंतर राज के लिए कोई बड़ी खाई नहीं है। फिलहाल अगर वो अपने फैसले खुद ही ले तो ही बेहतर है। अगर उसका लिया कोई फैसला गलत भी हो तब भी, क्योंकि उसका अपना फैसला था, वो किसी और पर उसका दोष नहीं मर सकता, लम्बकरण ने कहा। अभी के लिए आजाद जादूगरों के तौर पर कालघाती और लम्बकरण राज की बस इतनी ही मदद कर सकते थे कि जरूरत के समय उसका साथ देते रहें। राज को इन सब बातों के बारे में भनक भी नहीं थी। वो अपनी कुर्सी पर टिक कर अपनी थकान मिटाने वाली दवाई के डिब्बे को देख रहा था। अगर राज की दवाई शल्य की फाउंडेशन मेडिटेशन टेक्निक और फिज टेक्निक के साथ सही ढंग से मेल खा जाती है तभी उसका असली असर सामने आ सकता था। तभी एक शानदार गाना सुनाई दिया। यह राज के फोन की रिंगटोन थी। राज ने फोन की तरफ देखा। राज को रोहन का फोन लग रहा था। राज ने फोन उठा लिया। राज, क्या तुमने अपना सारा सामान जमा लिया? अगर तुम फ्री हो गए तो मेरे दोस्त के घर आ जाओ। हम यही पास में पार्टी करने की सोच रहे हैं। तुम यहीं आकर हमारे साथ शानदार खाने का लुत्फ उठा सकते हो, रोहन ने कहा। ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचता हूं, मुझे एड्रेस भेज दो, राज ने जवाब दिया। हाँ, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज करता हूं, रोहन ने कहा और फोन रख दिया। फोन कटने के बाद राज ने उसे वापस टेबल पर रख दिया और खिड़की के बाहर देखने लगा। उसे लग रहा था कि वो भी स्कूल के बाहर कहीं रूम लेकर रह सकता था। अगर उसके पेरेंट प्रिंसिपल से बात कर ले तो बोर्डिंग स्कूल में भी पास में कहीं रूम लेकर रहा जा सकता था। हालांकि अभी राज को बाहर रहने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं थी, लेकिन आने वाले समय में जब भी वो कोई दवाई बनाएगा या जादू से जुड़ा कुछ भी करेगा तब शायद उसे ऐसी जगह की जरूरत थी जहां उसे कोई परेशान न करे। मुझे बाहर रहने के लिए कोई ना कोई बहाना तो सोचना ही होगा। क्या मैं पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ? राज ने मनी मन सोचा। वो एक आम लड़का था। उसके पास पढ़ाई के अलावा बाकी लोगों जैसे कोई खास स्किल नहीं थे, जिसके कारण राज सोच में डूबा हुआ था। इसके बारे में सोचते हुए राज के दिमाग में ख्याल आया कि आखिर पहाड़ी महारथी कैसे पैसे कमाते होंगे। वो लोग तो आम दुनिया से इतना जुड़कर रहने वालों में से भी नहीं थे, लेकिन उन्हें रोज ही पैसों की जरूरत पड़ती होगी। कुछ नहीं तो उन्हें अपनी बिजली का बिल तो भरना ही पड़ता होगा। जब राज अपनी सोच में डूबा हुआ था तभी रोहन का एड्रेस वाला मैसेज आता है। घंटाघर, रॉयल सोसाइटी, डी ब्लॉक, रूम 602। ये जगह राज के स्कूल के पास ही थी, तो राज तुरंत ही वहां की ओर निकल पड़ा। ये जगह बुरी नहीं है और ये स्कूल के पास भी है, इसे तो काफी अच्छी जगह कमरा मिल गया। अपने फोन पर मैप देखते हुए राज चलता जा रहा था। घंटाघर काफी पुराने इलाकों में शामिल था। उस दौरान ठीक से न बनाए जाने के कारण यहाँ की बिल्डिंगों में काफी बदलाव किए गए थे। दूर से देखने पर भी यहाँ काफी खिचड़ी की तरफ बिल्डिंग दिखाई देती थी। अगर मुझे वहां जाना है तो शायद मुझे शॉर्टकट ले लेना चाहिए, इससे मेरा काफी समय बच जाएगा। राज ने मैप पर देखा और अगली गली में घुस गया। वो खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। इन गलियों में आमतौर पर स्कूल के बच्चे आपस में मिलजुल कर रहते थे, इसलिए यहाँ गाड़ियों से ज्यादा लोगों की भरमार थी
और इन गलियों में कई गुंडे बदमाश तरीके के लोग भी काफी घूमते थे। गुंडे बदमाशों से राज को पंखुड़ी के साथ का समय याद आया, जब उसने पल भर में ही उनकी याददाश्त भुलाकर उनके होश ठिकाने लगा दिए थे। और फिर रैम्बो और उसके साथियों की पिटाई भी तो ऐसी एक गली में हुई थी। वो मंजर तो राज कभी भूल ही नहीं सकता। आखिरकार वो रैम्बो को जैसा मजा चखाना चाहता था, वही काम किसी और ने उसके लिए कर दिया था। वो पल राज के लिए काफी खुशी भरा था। रैम्बो और उसके साथियों के लिए सबसे दुख की बात तो ये थी कि उन्हें याद भी नहीं था कि उनकी ये हालत कैसे हुई और वो हॉस्पिटल कैसे आए, क्योंकि पंखुड़ी ने उनकी भी याददाश्त मिटा दी थी। उन्हें बस इतना याद बचा था कि वो एक गली में खड़े थे और अपनी लफंगों जैसी हरकत कर रहे थे, और इसके बाद उन्हें सीधा हॉस्पिटल में होश आया था। हॉस्पिटल वालों को भी उनकी पिटाई का कोई खास कारण समझ नहीं आया था, न ही उनकी चोटों की वजह से पता चल पाया था, क्योंकि उन्हें जादू की चोटें मिली थी। ये मामला पूरी स्कूल के लिए भी कभी ना भूलने वाले मामलों में से था। उन बेचारों को तो पता भी नहीं कि उनकी याददाश्त मिटाई गई थी। राज ने हंसते हुए मनी मन सोचा, आमतौर पर लड़ाई झगड़ों में यदि किसी के सर पर चोट लग जाए तो कुछ भी ठीक से याद नहीं रहता, लेकिन रैम्बो के तो सभी दोस्तों को कुछ भी याद नहीं था। इस मामले के बाद गलियों में सभी लफंगे चौकन्ने हो चुके थे और अब वो किसी से उटपटांग हरकत करने से पहले 10 बार सोचने लगे थे, और गलियों में लफंगों की हरकतें अपने आप कम हो गई थी। हालांकि राज कभी भी इस तरह किसी से गली में मिलने नहीं आया था, और शायद अब उसे इस तरह किसी से मिलने की जरूरत भी नहीं थी। उसके पास पहाड़ी महारथियों का ग्रुप था, जहां वो अपने मन की बात कर सकता था और साथ ही साथ कुछ नया सीख भी सकता था। जैसे के साथ तैसा ही होता है। राज के मन में बस एक यही ख्याल आया और उसके सामने पहले रैम्बो और उसके लफंगे दोस्तों की तस्वीर आई और फिर उसकी अपनी। जब राज थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे कुछ लफंगे लड़के सिगरेट पीते हुए दिखाई दिए। उन सभी के रंग बिरंगे बाल थे और उन्होंने कई जगह टैटू बनवाए थे। साथ ही साथ उन्होंने अपने अलग अलग बॉडी पार्ट को छिदवाया हुआ था। उनकी शक्लें ही साफ बताती थी कि वो लफंगे हैं। हालांकि उनकी आंखों को देखकर समझा जा सकता था कि वो राज को परेशान करने का कोई इरादा नहीं बनाए थे, क्योंकि राज ने हाल ही में दवाई खाकर अपने शरीर को दिन में ही काफी अच्छा बना लिया था। फिलहाल वो सभी एक लड़की को घेरे हुए थे और उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। वो लड़के दीवार के सहारे टिक कर उससे बात कर रहे थे। अरे गुलबदन, क्या तुम यहाँ अकेले महसूस कर रही हो? क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी? हम इसका पैसा भी नहीं लेंगे, तुम्हें काफी मजा आएगा। हाँ हाँ, वाकई तुम्हें बहुत मजा आएगा। आओ चलो हमारे साथ। अगर तुम चाहो तो हम लोग पास में ही कुछ खाने पीने भी चल सकते हैं। वो लफंगे उस लड़की को सताने की कोई वजह नहीं छोड़ रहे थे। तभी राज की नजर उस लड़की पर पड़ी। उसकी उम्र काफी कम थी, शायद वो राज से भी छोटी थी। फिलहाल गली एकदम सुनसान थी। ऐसे में उसका इस गली में आना खतरे से खाली नहीं था, और आखिरकार वही हुआ भी। अब वो लफंगों के बीच घिरी हुई थी, उसकी भौहें तनी हुई थी और उसे इन लड़कों के बीच जरा भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। अरे तुम तो गुस्से में और भी कमाल लगती हो, अब हमसे घबराओ नहीं, चलो हमारे साथ। तभी उन लफंगों के बॉस ने कहा और अपने हाथ से उस लड़की का चेहरा पकड़ने लगा। राज अब और तमाशा नहीं देख सकता था। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और उनकी तरफ दौड़ गया। हाल ही में थकान मिटाने वाली दवाई का असर खत्म होने के कारण राज अपनी रफ्तार ठीक ढंग से संभाल नहीं पा रहा था, इसीलिए थोड़ी ही ताकत लगाकर राज उनके पास पहुंच गया। तभी धूल की वजह से लफंगों के बॉस को ठीक से दिखाई देना बंद हो गया। उसके बाद उसकी नजर सीधे राज पर पड़ी। अभी उस लफंगे को ठीक से दिखाई देना शुरू ही हुआ था, तभी उसने देखा कि राज ने उसके सुनहरे बालों को पकड़ रखा है। राज उस लफंगे से थोड़ा ही लंबा था, इसीलिए वो राज की ठीक ऊंचाई का लग रहा था। तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि ये लड़की तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती? राज ने ताकत लगाकर उस लफंगे को बालों से ऊपर की तरफ उठाया और कहा। वो लफंगा जमीन से ऊपर भी उठ गया। ये देखकर राज खुद हैरान रह गया। राज भी जानता था कि थकान मिटाने वाली दवाई खाने के बाद उसकी ताकत बढ़ गई थी, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी लड़के को वो एक तिनके की तरह हवा में उठा लेगा। क्या राज इन लफंगों को मजा चखा पाएगा? क्या लड़की को बचाने के चक्कर में फिर से नया जोखिम ले लिया था? क्या दवाई के असर के कारण राज अनजाने में ही लफंगों की जान ले लेगा? अब राज का मन हो रहा था कि वो उस लफंगे का सिर पकड़कर हथौड़े की तरह उसे जमीन पर पटक दे।
हालांकि अब उसे लगने लगा था कि जिस हिसाब से वो वजन उठा पा रहा है, उस हिसाब से वो किसी लकड़ी की तरह लहरा कर भी उसे फेंक सकता है। जब से राज ने थकान मिटाने वाली दवाई ली थी, तब से राज ताकत के एक अलग मुकाम पर पहुंच चुका था। अब आम इंसानों का उससे कोई मुकाबला नहीं बचा था। अभी तो वो बड़े से बड़े मार्शल आर्ट वाले बंदे को भी चुनौती देने का दम रखता था। लेकिन राज को ऐसा करने का कोई मौका नहीं मिला था, बल्कि उसके सामने तो बस कुछ लफंगे खड़े थे, जिनको शायद लड़ाई करने का कोई खास तरीका भी नहीं पता था। क्या मुझे इसे गोल गोल घुमाना चाहिए? राज ने मन ही मन सोचा। राज की किस्मत अच्छी थी। दवाई के कारण उसकी ताकत अभी काफी हद तक ज्यादा थी। वो एक लफंगे को मजा चखाकर बाकी लड़कों को आसानी से डरा सकता था। राज को मालूम था कि आमतौर पर ऐसी लड़ाइयों में एक उदाहरण बना देने से बाकी लोगों की हिम्मत अपने आप टूट जाती है। अभी अगर वो लफंगों के बॉस को अच्छे से सबक सिखा दे तो शायद उसके सारे चमचे अपने आप ही भाग खड़े होंगे। राज अपनी जिस नई ताकत को आजमा रहा था वो बहुत जोरदार थी। उसे किसी भी चीज का वजन ज्यादा नहीं लग रहा था। अब राज को समझ आने लगा था कि पंखुड़ी अपने भारी सामान को इतनी आसानी से कैसे उठा पा रही थी। उसके आगे तो कई किलो का वजन भी कागज की तरह था। अगर होटल में मैंने कुछ उल्टी सीधी हरकत की होती तो पंखुड़ी तो मेरा भरता बना देती। अगर मुझ में अभी इतनी ताकत है तो पंखुड़ी तो जादुई दुनिया में लंबे समय से है। ऐसे में उससे पंगा लेने का हश्र तो मौत के मुंह में झांकने जैसा होता। अच्छा ही हुआ कि मैंने पंखुड़ी से ज्यादा कुछ कहा नहीं या उसको गुस्सा नहीं दिलाया। राज ने पंखुड़ी के साथ होटल में बिताए पल के बारे में सोचा। तभी सुनहरे बाल वाले लड़के ने जोर से चीखा और राज अपने ख्यालों से बाहर आ गया। वो लड़का एकदम सदमे में था। उसके पैर हवा में तड़पड़ा रहे थे और वो नीचे पैर रखने की कोशिश कर रहा था। कोई भी आम इंसान इस तरह से उठाए जाने पर शायद ही ऐसा करता। अभी ये लफंगा जाल में फंसे किसी पक्षी की तरह ही तड़प रहा था, लेकिन अब उसके बस में कुछ नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में किसी इतने ताकतवर लड़ाकू से मुकाबला नहीं किया था। कुछ देर के लिए तो उस लड़के को ऐसा भी लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो और जल्द ही उसकी नींद खुलने वाली हो, क्योंकि जिस ताकत का नमूना उसके सामने पेश किया गया था वो ऐसी ताकत सिर्फ सपने में ही सोच सकता था। हालांकि उस लड़के के बहुत छटपटाने के बाद भी जरा भी ढीली होने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि राज का हाथ भी नहीं हिला था, जबकि वो लफंगा लड़का किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था और उसे कुछ भी करने से कोई भी मदद नहीं मिल रही थी। उसके चमचे भी ये देखकर खौफ में आ चुके थे और उन्हें कुछ भी कहने में थोड़ा समय लगा। तेरी तो तू कौन है बे? कुछ लफंगों ने कहा। हालांकि उनमें से किसी ने भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। वो गलती से भी राज से पंगा लेने के मूड में नहीं थे। साथ ही साथ राज पूरी तरह से तैयार था और ऐसे में उसे आसानी से हराना नामुमकिन था। छोड़, हमारे साथी को ज्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। तुझे तो अभी मजा चखाते हैं। तभी राज के आजू बाजू खड़े लफंगों ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और राज पर हमला करने को तैयार हुए। दोनों लड़के एक साथ आगे बढ़ रहे थे। ये तरीका लफंगे आम तौर पर आजमाते थे। सामने वाले पर प्रेशर डालने का उनके पास यही एक तरीका था, क्योंकि वो संख्या में ज्यादा थे। ऐसे में अगर सामने वाला उनसे डर जाता तो वो आसानी से उसे कुचल सकते थे। हालांकि आज उन्होंने राज से पंगा लिया था, जिसने उनके बॉस को एक हाथ से हवा में उठाया था। ये देखकर उनके हौसले थोड़े कम थे, लेकिन अभी के लिए उन्हें जल्दी ही कुछ करने की जरूरत थी, वरना शायद उन्हें कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता। लफंगों को अपनी तरफ बढ़ता देख राज गुस्से में लाल हो गया। बस इसीलिए ही मुझे तुम जैसे लफंगे पसंद नहीं है। तुम लोग बस बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो और तुम लोगों को गालियां ही दे सकते हो। राज ने लफंगों के बॉस को अपना हथियार बनाकर एक लड़के की तरफ लहरा दिया। धड़ाम! जैसे ही दोनों के शरीर आपस में टकराए, दोनों एक ओर लुढ़क गए। लफंगों के बॉस को इस तरह से उछालने में राज ने अपनी ताकत का आधा हिस्सा ही इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो पूरी ताकत से उसे फेंकेगा तो शायद उस लड़के को गहरी चोट लग सकती थी। उन दोनों लड़कों के टकराने पर उनकी चोट आसानी से समझी जा सकती थी। वो दोनों जमीन पर लेटे लेटे दर्द से कराह रहे थे। उनकी हालत बुरी थी।
इसीलिए वो जल्दी नहीं उठ सकते थे। तुरंत ही राज ने अपना पैर दूसरी तरफ घुमाया और पलक झपकते ही दूसरे लड़के को पेट में एक जोरदार लात मार दी। भले ही राज ने उस लड़के के हमले के बाद हमला किया हो, लेकिन फिर भी राज की लात उस पर पहले पड़ चुकी थी, क्योंकि राज की लात उसके गुस्से से लंबी थी। इसीलिए लड़ाई के दौरान गुस्से की जगह लात का इस्तेमाल हमेशा फायदेमंद समझा जाता है। तड़ाक! वो लड़का हवा में काफी दूर तक उछला और पीठ पकड़कर जमीन पर लुढ़कने लगा। उसकी आंखों से दर्द के मारे आंसू निकलने लगे। अबे यार, मैंने इस लात की ताकत को कम नहीं किया था। इसको कहीं ज्यादा जोर से तो नहीं मार दिया? राज ने धीमे से बड़बड़ाया। पलक झपकते ही 7 में से 3 लफंगे ढेर हो चुके थे। बचे हुए बाकी 4 लफंगों के गले सूख चुके थे। उनकी हालत पहले से ही काफी खराब थी। वो इस तरह की लड़ाइयों में पहले भी उतरे थे और उनके लिए लड़ाई झगड़ा आम बात थी। इसीलिए उन्होंने फिलहाल पीछे ना हटने का फैसला लिया। लेकिन उनके सामने खड़ा लड़का उनके लिए बहुत ताकतवर था। अगर वो साथ मिलकर भी उस पर हमला करते तब भी शायद वो कुछ नहीं कर सकते थे, जबकि वो बस उनमें से 4 ही बचे थे। उन्होंने अभी हाल में अपनी आंखों के सामने जो देखा था, उस हिसाब से उनका विरोधी पूरी तरह से निर्दयी था। राज ने उन 4 की तरफ देखा। उनमें से कोई भी हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था, इसीलिए राज को उन्हें मारने का मन नहीं हुआ। हू! राज ने जोर से चिल्लाया। वो 4 अपने दांत दबाकर डर के मारे पीछे गिर गए और तुरंत ही दुम दबाकर भाग गए। एक आदमी हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब भाग जाना ही आखिरी ऑप्शन हो तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए ये करना भी कभी कभी ठीक रहता है। लेकिन ताकतवर होने के बाद अपना बदला दोबारा लिया जा सकता है। तुझे तो हम देख लेंगे, हम ये भूलने वाले नहीं हैं, और एक ना एक दिन तुझे मजा चखाकर ही चैन लेंगे। थोड़ी दूर तक भागने के बाद उन 7 लफंगों ने जोर से धमकी देते हुए कहा। कुत्ते भी बस इसी तरह दूर से भौंककर अपना गुस्सा दिखाते हैं, जैसे इन लड़कों ने किया। राज ने भी अपना दमखम दिखाने के लिए जमीन पर जोर से मुक्का मारा, जिससे एक जोरदार आवाज उठी। वो 7 लफंगे ये देखकर और घबरा गए और उन्होंने तेजी से दौड़ना जारी रखा। इन लफंगों को आखिर कब सबक मिलेगा? अभी हाल ही में इन जैसे लफंगों की पिटाई हुई थी, फिर भी ये लोग जरा भी नहीं सुधरे। शायद ये लोग फिर से किसी को परेशान करेंगे और फिर इनकी पिटाई होगी। राज ने धीमे से बड़बड़ाया। इसके बाद राज उस लड़की की तरफ मुड़ा। वो लड़की शांति से दीवार से टिक कर खड़ी थी। उसकी आंखों में ना तो डर की झलक थी, ना ही वो राज की शुक्रगुजार दिख रही थी। क्या तुम ठीक हो? राज ने आमतौर पर पूछा जाने वाला सवाल पूछा। उसे इस लड़की पर अपना इंप्रेशन जमाने का कोई मूड नहीं था, और ना ही राज इस तरह से किसी से सवाल करने वालों में से था। लेकिन फिलहाल उसे ये पूछना ठीक लगा। उस लड़की ने अजीब ढंग से राज की तरफ देखा। दखलंदाज, उसने फीके ढंग से कहा और जाने के लिए मुड़ गई। राज ये जवाब सुनकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की ने ऐसा क्यों कहा था। क्या आजकल की लड़कियों में जरा भी तमीज नहीं रही? राज ने मन ही मन सोचा। खैर, राज ने एक अच्छा काम किया था, इसलिए वो हंसकर आगे बढ़ने लगा। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया, मुझे जल्दी पहुंचना था। वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचा तो वो लोग मेरे लिए एक दाना भी बचाकर नहीं रखेंगे। मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। राज ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और रोहन के दोस्त के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसे मुफ्त का खाने में बहुत मजा आता था। रॉयल सोसाइटी में पहुंचकर राज को यासिन का रूम मिल गया। यहाँ बहुत शांति थी। यासिन जैसे कंप्यूटर से प्यार करने वाले लड़के को इससे अच्छी और कोई जगह नहीं मिल सकती थी। कमरे का दरवाजा रोहन ने खोला। राज, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कछुए की रफ्तार से थोड़ा तेज भी चल सकते हो? अब ये मत कहना कि रास्ते में तुम किसी लड़की की जान बचाने लगे थे। इस तरह के बहाने अब पुराने हो गए हैं। रोहन ने कहा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने आज वाकई एक लड़के की जान बचाई। वो काफी सुंदर थी, लेकिन उसमें बहुत एटीट्यूड था। राज ने हंसते हुए कहा और अंदर आकर यासिन से पूछा, यासिन, इस जगह का किराया कितना है? इस जगह को देखकर अब राज का भी किराए से कमरा लेने का मन हो गया था। स्टूडेंट के लिए 1 साल का सिर्फ
25,000 रुपए और बाकी बिल वगैरह अलग से, लेकिन ये पेमेंट एक बार में ही करनी पड़ती है, यासीन ने जवाब दिया। स्कूल के पास इतनी सस्ती जगह ढूंढना वाकई किस्मत का खेल था, लेकिन यासीन उस खेल में बाजी मार गया था। सच कहूं तो ये काफी बढ़िया है, राज ने सिर हिलाकर कहा। मैंने खाने की एक जगह ढूंढ ली है, आज यासीन पार्टी दे रहा है तो मन भरकर खाना, रोहन ने बीच में आकर कहा। हाँ, अगर ऐसा ही है तो आज मैं पहले से ही काफी भूखा हूँ, राज ने सिर हिलाकर कहा। शायद थकान मिटाने वाली दवाई के कारण राज के शरीर में एनर्जी कम हो रही थी, लेकिन फिलहाल राज वाकई भूखा था। राज ने किया भी कुछ ऐसा ही, उसने इतना खाया कि उसके बाकी साथी देखते ही रह गए। रोहन ने कभी भी राज को इतना खाते नहीं देखा था। क्या रोहन राज से इस बदलाव के बारे में पूछेगा? क्या राज रोहन को सारी सच्चाई बता देगा या कोई बहाना बना देगा?